स्वागत करता हूं दोस्तों आपको इस नए से वीडियो में। और आज मैं बात करने वाला हूं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के बारे में और इसकी स्ट्रैटेजी को हम डिस्कस करेंगे। और जो भी आपके पास दिन बचा हुआ है, आपके पास अगर 15 दिन या 14 या 13 दिन बचा हुआ है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे काम करेगी। और इस स्ट्रैटेजी में बहुत ही मैं एकदम डुएबल और बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि आपका जो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके है, आपका एकदम स्कोर जो है बिल्कुल बढ़ जाए। तो मैं बता दूं कि इस स्ट्रैटेजी में आपको बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें समझाऊंगा। और जितने मैथ्स के क्या क्या करने हैं आपको टॉपिक्स, और रीजनिंग क्या करने हैं, जीके में स्पेशली मैंने टॉपिक को पीवाईक्यू से एनालिसिस करने के बाद ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। और साथ ही साथ इंग्लिश में कैसे 75 में से एटलीस्ट, मतलब मैं आपको अगर कम से कम बोलूँ ना, तो यहाँ पे 70 होगा स्कोर करना। 75 में तो मैं बोलूँगा आपको 75 ही स्कोर करना है, बिकॉज इंग्लिश उतना ज़्यादा टफ नहीं है एज़ कम्पेयर टू जीके। तो जीके में क्या होता है कि कोई कोई चीज़ें हमारे पास एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि ये पूछेगा, और ये चीज़ें पूछी जाती है। बट इंग्लिश लैंग्वेज ये ऐसा चीज़ है कि यहाँ पे लोग थोड़ा सा रूल्स में कंफ्यूज होते हैं और थोड़ा बहुत वोकैब के एलिमिनेशन टेक्निक्स को नहीं पकड़ पाते हैं। बाकी इंग्लिश जो है बहुत ज़्यादा मतलब डुएबल है। और यहाँ पे तो मैं तो आपको बोलूँगा कि 75 में से 75 नंबर आपका आ सकता है। तो इंग्लिश पे मैं इसीलिए ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले जो स्ट्रैटेजी है मैथ्स और रीजनिंग के बारे में। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें अगर समझ में आ गई है कि मैथ्स और रीजनिंग जो होता है वो क्वालिफाइंग होता है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में ही पता होगा आपको कि ये जो सेशन वन होता है ये आपको पता है कि क्वालिफाइंग होगा। मैं ज़्यादा इसको डिटेल नहीं करूँगा, क्योंकि ये आप लोगों को बहुत ही बेसिक तरीके से आपको सब कुछ समझ में आता है। और ये सेशन टू जो होता है ये मेरिट के लिए होता है। तो ये जो नए स्टूडेंट्स हैं जिनको पता नहीं इनके बारे में, इसके लिए मैंने बता दिया। सो कमिंग टू द मैथ्स एंड रीजनिंग के पार्ट्स पे, तो मैथ्स में आपको क्या करना है, क्योंकि कोई आपको अभी प्रैक्टिस कोर्स आपको नहीं देखना है। एक चीज़ आप जान लो कि अगर आप प्रैक्टिस कोर्स देखोगे इस मोमेंट पे, तो आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। और टाइम वेस्ट होने की वजह से आपका जो क्लास नोट्स हैं, जो आपको रिवाइज करना है बार बार, वो आप नहीं कर पाओगे यार। फिर आप फोकस जो आपको टॉपिक्स करने हैं वो अर्थमेटिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करने हैं। अब परेशान कहाँ पे होते हो कि मेंसुरेशन के जो क्वेश्चंस है अगर वो आ गए बाई चांस, अगर मेंसुरेशन के आ गए, एक छोटा सा ट्रायंगल का क्वेश्चन आ गया, कुछ अलग सा थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन आ गया, आप उनमें परेशान हो जाते हो। और पूरा आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करके उनमें ज़्यादा थोड़ा फोकस कर देते हो। तो आपको फोकस करना है अर्थमेटिक पार्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा। और अर्थमेटिक पार्ट वही क्वेश्चंस वही परसेंटेज के जो होंगे सक्सेसिव, और ये डिस्काउंट वाले जो प्रॉफिट एंड लॉस के होंगे, टाइम एंड वर्क के। ए इतने दिन में काम करता है, बी इतने दिन में काम करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में काम करते हैं। ए अगर इतने दिन में काम कर रहा है, बी उसके बाद 2 दिन करने के बाद स्टॉप हो जा रहा है, तो एक अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। फिर ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको आपको समझने हैं, और ये पीवाईक्यूज़ में बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं दोस्तों। तो आपको इनको देखते हुए चलना है। और मैं आपको इसलिए पीवाईक्यूज़ को इतना मतलब बोल रहा हूँ करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है कभी कभी वहीं से एक दो बार डिट्टो आपको रिपीटेड दिख जाएगा कि ये चीज़ यहाँ पे रिपीट हो गई, वहाँ पे रिपीट हो गई। तो आपको पीवाईक्यूज़ और मॉक्स, 2 दिन मॉक्स तो डेली देने हैं। मॉक्स देने से क्या होता है ना कि आपका जो परफॉर्मेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस होगा। और इससे क्या होगा कि आपका जो नंबर होगा वो इंक्रीज़ होने से, अगर मान लो फॉर एग्जांपल मॉक में अगर आपको एक्स नंबर आ रहा है, तो वो इंक्रीज़ होकर x+10 हो सकता है, x+20 हो सकता है। आप समझ रहे हो कि 10 गुना आपका नंबर बढ़ जाएगा, 10 से 15 गुना आपका नंबर बढ़ सकता है। तो ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अब 15 गुना इन द सेंस आपका 10 से 15 नंबर बढ़ सकता है। आप उसको प्लीज़ वो लिटरली उसका मीनिंग मत ले लेना। कमिंग टू द अदर पार्ट, अब जीके में कैसे करना है। अब जीके में आपको मैंने ये टॉपिक्स लिख रखे हैं, और इन टॉपिक्स को मैंने बहुत ही क्रिस्प तरीके से लिखा हुआ है और बहुत एनालिसिस करने के बाद लिखा हुआ है। पहली बात तो ये है, आपको जीके में ये सारी चीज़ें पढ़नी ही पढ़नी है। अब इनका पहले एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लो। और ये जाहिर सी बात है आपको ये टॉपिक्स पहले से पता होंगे, बट इन पे अब फोकस ज़्यादा से ज़्यादा इन पे फोकस करना बढ़ा देना है आपको। इन पे अब आपको इतना इसलिए फोकस करना है क्योंकि ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के 5 साल से निकाले गए हैं। और ये 5 साल में मैंने मतलब आपको मैं बता दूं कि इससे मतलब आप समझ लो कि 100 क्वेश्चंस 5 5 साल का, मतलब अगर आप पूरा शिफ्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपको पूरा बुलेट पॉइंट्स, आपको जो 12 बुलेट पॉइंट्स में मैंने लिख रखे हैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहली बात तो, अगर आप मान लो क्लास नोट्स अगर कहीं आपने बनाए हुए हैं, अगर कहीं कोचिंग करी हुई है या ऑनलाइन या ऑफलाइन,
वो पहले रिवाइज़ कर लो, क्योंकि अल्टीमेट हमने वहीं से पढ़ाई स्टार्ट करी हुई होती है और हम लास्ट में उसको रिवाइज़ नहीं करते हैं। तो पहले आप क्लास नोट्स को रिवाइज़ कर लो। अब लूसेंट की जो जीके वाली बुक होती है, उसमें से क्या करना है आपको, हड़प्पा के जो साइट्स हैं उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं, हड़प्पा के साइट्स में उसके एक्सकेवेशंस के इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट उनमें प्लेसेस है कि राखीगढ़ी साइट कहाँ पे है, धोलावीरा साइट कहाँ पे है। अब धोलावीरा से करंट क्वेश्चंस इसमें फ्रेम कर लेगा कि धोलावीरा क्या यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उसका लिस्ट में नाम है क्या, तो ऑफ कोर्स है। तो थोड़ा आप एक जनरल अवेयरनेस के तौर पे उसको देखो और उसको समझो। अब मौर्यन, अब आपको पता है कि मौर्यन हो गया, गुप्ता, हर्षा, चोला, इंपॉर्टेंट ये जो रूलर्स हैं, इनके जो आपको पूछ लेगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स, अगर नहीं वो पूछता है तो पूछेगा कि मौर्यन का फाउंडर कौन था, गुप्ता का फाउंडर कौन था। अब नालंदा यूनिवर्सिटी किसके टाइम पे वापस से रिवाइव की गई थी, नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडर कौन था, ये सब चीज़ें आपसे पूछता है। कमिंग टू द अदर पार्ट, अब फेस्टिवल हो गया, डांस हो गया, स्पोर्ट्स के इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हो गए। अब फेस्टिवल डांस में तो यार कुछ समझाने लायक कुछ होता नहीं है। आप क्या करो, एक मैप लो, मैप में पहले नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनको आप फेस्टिवल उनके याद कर लो, उनके डांस फॉर्म्स याद कर लो। उसके बाद स्पोर्ट्स के जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, फॉर एग्जाम्पल आप उबर कप किस में होता है, थॉमस कप किस में होता है, अब ये सारी चीज़ें आप अगर आप देखोगे तो आपको वहाँ पे ऑटोमेटिकली चीज़ें मतलब समझ में आएगी कि नहीं यार ये प्रीवियस ईयर से यहाँ पे लिंकअप है और इनके क्वेश्चंस मतलब समझो कि इंपॉर्टेंट अवार्ड्स स्पोर्ट्स के हो गए हैं, डांस के हो गए हैं, पूछे जाते हैं। टेम्पल्स जो न्यूज़ में हैं या फिर टेम्पल जो एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ हुए हैं, उनके नाम तो पूछेगा कि कौन से राजा के टाइम पे था ये टेम्पल या कौन से डायनेस्टी के टाइम पे ये टेम्पल था और यहाँ पे किसके लोग वर्शिप करते थे, ये चीज़ें पूछ सकता है। अब करंट अफेयर भी आपको रिवाइज़ करना स्टार्ट कर देना चाहिए दोस्तों, मैं ये बोलूँगा, क्योंकि करंट अफेयर अब लास्ट के अब 5 दिन करोगे, लास्ट के 4 दिन कोई एक वीडियो देख ली तो वो आपको दिमाग में रहेगा नहीं। आप अभी से डालोगे तो वो एंड तक आपके दिमाग में पूरा ऐसे बस जाएगा। तो इसीलिए करंट अफेयर भी आप स्टार्ट कर दो रिवाइज़ करना। अब गवर्नर जनरल जो हैं उसके इंपॉर्टेंट वर्क्स क्या क्या हैं और इम्पॉर्टेंट वॉर जो उस टाइम पे कौन गवर्नर जनरल था वो आपको याद रखने हैं। अब जैसे प्लासी बक्सर लिखा हुआ है तो प्लासी बक्सर से आप निकाल कर देख लो यार प्रीवियस ईयर कितने पूछे गए हैं, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। 1857 का वॉर के ऊपर कितना क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि मैंने यहाँ पे कांग्रेस का जो इंपॉर्टेंट सेशन है वो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टूड है कि कांग्रेस का इंपॉर्टेंट सेशन पढ़ना ही पढ़ना है। और उसके बाद गांधीयन एरा के जो इंपॉर्टेंट जो मूवमेंट्स हुए थे, जैसे सत्याग्रह मूवमेंट हुआ था, खेड़ा हुआ था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ था, तो वो चीज़ आपको पता है कि ये पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसमें मैं कुछ अलग सा लिखा नहीं हूँ और ये आपको दिमाग में पहले से होगा। तो कमिंग टू द अदर पार्ट, नेशनल पार्क, सेंचुरी, रिवर्स और माउंटेन। अब जैसे माउंटेन पढ़ रहे हो तो इंडिया का माउंटेन आपने पढ़ लिया कि जम्मू कश्मीर का कौन सा माउंटेन रेंज उसमें आते हैं, लद्दाख में कौन से माउंटेन रेंज आते हैं, उसके बाद फिर हिमाचल में कौन से माउंटेन रेंजेस आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। और वर्ल्ड में आपको बेसिकली कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट में देखना है कि फॉर एग्जांपल किसी आपको एशियन कॉन्टिनेंट्स का आपको क्या करना है कि हाईएस्ट पीक निकाल लेना है। फॉर एशिया का निकाल लो, अमेरिका का निकाल लो, साउथ अमेरिका का निकाल लो, फिर अफ्रीका का निकाल लो। अब इनको वर्ल्ड में आपको देखना है, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉलिटी के जो आर्टिकल्स हैं। अब आर्टिकल्स एज इन कि इनको आप रट ही लो यार, क्योंकि ये तो मैंने देखा है एनालिसिस करने के बाद इनको कहीं ना कहीं घुमा फिरा के एक वन वर्ड में डाल देता है कि आप बताओ प्रेसिडेंट का कौन सा आर्टिकल होता है, यूनियन कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है। तो वो चीज़ें आपको दिमाग में डाल लेनी है, इनको रट लेना है थोड़ा सा। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैं, पीएम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, अब इनके जो अटॉर्नी जनरल्स ऑफ इंडिया हो गए हैं, फिर उसके बाद एडवोकेट जनरल हो गए हैं। तो ये चीज़ आपको आर्टिकल्स एकदम आपको पता होना चाहिए। एंड अदर पार्ट्स में अगर मैं आपको बताऊं कि शेड्यूल्स हो गए, इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स आ गए आपको, प्रेसिडेंट और पीएम का इंपॉर्टेंट पार्ट्स पूछता है आपको। फिर उसके बाद लोकसभा स्पीकर कैसे इलेक्ट होते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि 5 ईयर जो प्लान है उसके टाइम पे कौन पीएम था और प्रेसिडेंट था। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ज़्यादा टफ नहीं है यार, अगर आप देखोगे ना तो मैंने सिर्फ यही बोला है कि हड़प्पा के इंपॉर्टेंट साइट्स याद करने हैं, इनके फाउंडर्स मौर्यन गुप्ता के, फिर फेस्टिवल डांस और करंट अफेयर आप रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। और फिर उसके बाद गवर्नर जनरल्स के इंपॉर्टेंट वर्क्स बोले मैंने। और अभी मैं बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस थे जो 90s के टाइम पे थे, जो HSRA हो गया, धर्म सभा हो गया। आप देखोगे लूसेंट में एक टेबल बना हुआ है तो उसको आप एक बार रट डालो। आत्मीय सभा हो गया, अब किसने उसको फाउंड किया था और कहाँ पे फाउंड हुआ था, किसके वजह से फाउंड हुआ था, एक बार इसको देख लो, ठीक है। अब कमिंग टू द अदर रिपोर्ट्स होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि HDI में इंडिया की रैंक क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है।
अब प्रेस फ्रीडम में इंडिया की रैंक क्या है, तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं थोड़ी सी आपको मिसलेनियस टाइप में आपको इसको याद रखना है। यूनेस्को के हेरिटेज साइट जो हैं वो अभी करेंटली कौन कौन से ऐड हुए हैं, आपको पता होगा कि कोझिकोड अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, तो वो किसके लिए ऐड हुआ है, ठीक है। तो आपको इसके लिए यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो मैं तो बोलूँगा आपको कि अभी लास्ट के जो 5 से 6 अभी यूनेस्को के जो ऐड हुए हैं हमारे कंट्री से, उनको आप याद कर लो, क्योंकि वो अगर मैच द फॉलोइंग में भी पूछ ले तो आप उस सिटी को प्रॉपर मैच कर पाओगे। अब कमिंग टू द फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, देखो यार ये चैप्टर्स नहीं लिखे हुए हैं, ये मैंने टॉपिक्स लिख रखे हैं। अब टॉपिक्स बहुत ही एकदम सिंसियर तरीके से चीज़ें पढ़नी है आपको, एकदम इसमें स्मार्ट अप्रोच आपको लाना है। फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और बायोलॉजी पढ़ रहे हो तब तो पहली बात तो फिजिक्स में जो मैंने टॉपिक्स लिख रखे हैं, जैसे ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन के आपको क्या करना है, आपको एक बार फॉर्मूला छोटा सा देखना है कि ग्रेविटेशन होता क्या है, और लॉज ऑफ ग्रेविटेशन देखने क्या हैं, जो लॉज ऑफ मोशन से थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पे रिलेट करती है। साउंड के एप्लीकेशंस देखने हैं, इंफ्रासोनिक साउंड क्या होता है, अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होता है, एको क्या होता है, रिवर्बरेशंस क्या होते हैं, ये आपको एप्लीकेशंस बेस यहाँ पे चीज़ें पता होगी। अब साउंड में आपको मैं बताऊं कि अल्ट्रासोनिक का यूज़ कहाँ पे होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं अल्ट्रासोनिक का यूज़ कहाँ पे होता है। रडार में रडार का यूज़ क्या है, सोनार का यूज़ क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। कमिंग टू द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, अब काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इनके डेफिनेशंस देख लो एक बार कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। लाइट में इंपॉर्टेंट इसलिए बोलूँगा क्योंकि लाइट में पूछ लेता है यार कि जब इमेज अगर मान लो फोकस पे है तो कहाँ बनेगी, अगर इन्फिनिटी पे है तो कहाँ बनेगी, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है अगर जो रे है वो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, तो आपको पता होना चाहिए। रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग ऑफ जो लाइट्स होते हैं इनके आपको एप्लीकेशंस आने चाहिए कि जो हमारा मतलब रेनबो का जो रीज़न है वो रेनबो क्यों फॉर्म होता है, उसका रीज़न क्या होना चाहिए, आपको इनमें से पता होना चाहिए। डिस्पर्शन पता होना चाहिए क्या होता है। अब लॉज ऑफ मोशन, ये फ्यूज़, ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ें कि इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ मोशन जो तीनों हैं वो आपको याद रखना चाहिए। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायंसी, जो अपथ्रस्ट वाला जो कंसेप्ट है वो आप एक बार देख लो, ठीक है। नाउ कमिंग टू द केमिस्ट्री पार्ट यार, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। अब इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में आपको ज़्यादा बड़े बड़े रिएक्शंस नहीं कर रहे हैं, जो छोटे छोटे होते हैं ना उनको करना है। अब सॉल्ट्स के करना है, अब जैसे ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला एग्जांपल आप ले लो, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पूछ लिया आपसे तो वो आपको याद होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन एज एन कि आपको एक छोटा सा एकदम एक समझ लो कि एक टेबल बना लो, और उन टेबल में जो प्रीवियस ईयर में आप देखोगे 4-5 साल की प्रीवियस ईयर में देखोगे तो जो बहुत ही लिमिटेड नंबर्स ऑफ रिएक्शंस पूछते हैं उनको ही देखो एक बार। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में क्या करना है आपको, कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स होते हैं, आपको पता है कि 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, उनको एक बार देख लो कि कौन कौन से होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस का फाउंडर कौन है, ये देख लो एक बार। आइसोटोप और आइसोबार में क्या क्या डिफरेंस है, किन के एटॉमिक नंबर सेम होता है, किन का एटॉमिक मास डिफरेंस होता है, तो एक बार इनको देख लो। अब कमिंग टू द बायोलॉजी, अब बायोलॉजी में यार सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अगर मैं वो बता दूँ तो सबसे पहले सेल है, उसके बाद डिसीजेज जो हैं और विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज, ये तो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको तो आप छोड़ नहीं सकते हो। और हार्मोन्स, जो एनिमल्स के हार्मोन्स होते हैं, प्लांट का एक बारी आप अगर देखो तो छोड़ सकते हो, उतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता नहीं है, बट आपको छोड़ना नहीं है, आपको कर लेना है। और एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में आपके जो प्लांट्स के जो बडिंग फिजन क्या होते हैं, ये सब चीज़ें वो एक बार आपको देख लेना, ओवरव्यू कर लेना है, ताकि इतना ज़्यादा टफ नहीं है, ये हो जाएगा आपका कंप्लीट। सो मैंने बहुत ही क्रिस्प तरीके से समझाया यार आपको कि ये जो 12 बुलेट पॉइंट्स में मैंने लिखे हैं एनालिसिस करने के बाद, तो ये कोई ऐसी हवा में नहीं लिखा यार, मैंने पूरा एनालिसिस करने के बाद 5 साल का ये चीज़ें देखी है और ये चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे। तो मैं बता रहा हूँ कि आपका जीके में इतना करने के बाद आप एटलीस्ट कम से कम हाई स्कोर तो कर ही लोगे। अगर मान लो अगर जीके में अगर आपको 1-2 क्वेश्चन अटपटा दिख जा रहा है तो यार उसमें कोई आपको घबराना नहीं है, बट बेसिक जो पूछेगा वो इतना ही पूछेगा। नाउ कमिंग टू द इंग्लिश के पार्ट में आते हैं यार, इंग्लिश के पार्ट में आता है आपको 75 में से 75 तो स्कोर करना ही करना है, इसमें तो आपको कोई मैं छोड़ूंगा नहीं, और इसमें आपको कोई अपने आप को भी आपको नहीं बख्शना है कि यार नहीं माई इंग्लिश इज़ वीक और मैं नहीं कर पाऊँगा। आपको ऐसा सोचना नहीं है। पहली बात तो आप अपना पहले सोचना बंद कर दो कि ऐसा कुछ होगा कि मैं इंग्लिश में वीक हूँ, मेरे तो 40s में नंबर रह रहे हैं, मेरे तो 60s में ही नंबर रह रहे हैं, बट मैं आपको ये बता दूँ आज कि 75 में 75 लाना इज़ पॉसिबल, क्योंकि इससे पहले भी लोगों ने लाया हुआ है। तो आप इसमें अब क्या, बेसिकली 4 पॉइंट्स हैं और इन्हीं 4 पॉइंट्स को आपको देखना है। भाई जितना मौक दे सकते हो आप उतना दे दो। और दूसरी चीज़ ये है कि 2022 और 2023 के जो पास्ट ईयर के जो वोकैब्स हैं
जितने सेशंस होते हैं एग्ज़ाम्स के, उतने जो वोकैब्स आए हुए हैं अवेलेबल हो जाएंगे। आप देखोगे नेट पे सर्च करोगे मिल जाएंगे। तो उनके 2 सालों के वोकैब्स कर लो, उनके थोड़े ऑप्शंस देख लो, ताकि आपको फेमिलियर हो जाओ कि ये वर्ड्स हमने देखा हुआ है पहले लाइफ में। और पीवाईक्यूज़ वाले जो मॉक होते हैं ना, पीवाईक्यूज़ का पहले मॉक दो यार। डायरेक्ट मॉक टेस्ट मत उठाओ, पहले पीवाईक्यूज़ का मॉक दो। तो उससे आपको ये पता चलेगा ना कि मैं एक्चुअली में जो मेरा पेपर है वो मैं उसमें कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। मॉक से पहले जो पीवाईक्यूज़ वाला मॉक होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और जिनको ग्रामर रूल नहीं आता यार, आई विल टीच यू, उसको अप्लाई कैसे करते हैं वो मैं सिखा दूंगा। बिकॉज इतने सारे यहाँ पे रूल्स होते हैं, इतने सारे ग्रामेटिकल्स मिस्टेक्स हो जाते हैं कभी कभी, तो वो चीज़ें हमें कभी कभी नहीं समझ में आती कैसे कहाँ पे क्या लगाना है। तो अगर आपको वो चीज़ समझना है तो आप बताओ, मैं आपको उसको स्पेशल वीडियो बता दूंगा, स्पेशल वीडियो बना दूंगा उसके लिए। और मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है आपको ये प्रैक्टिकल लगी कि नहीं लगी। और इतना इतना दिनों में आपको मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें डूएबल है। और एंड में मैं बस इतना बोलूँगा यार कि आपका क्लियर हो जाएगा इतना में आराम से। तो आप बिल्कुल घबराओ मत कि नहीं होगा। और 10 दिन भी है, 15 दिन भी है, 14 दिन भी है, ये बहुत ज़्यादा होते हैं यार एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम निकालने के लिए। आपको पता है कि लेवल क्या है, आपको पता है कि कौन से लेवल पे एग्ज़ाम हो रही है, आपको ये भी पता है कि कौन से क्लास का लेवल का एग्ज़ाम हो रहा है। तो यू डोंट हैव टू पैनिक अबाउट दिस एग्ज़ाम कि मेरा नहीं होगा, आपका बिल्कुल हो जाएगा। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियोस अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। और पसंद आया है तो आप मुझे कमेंट में प्लीज़ बताओ कि इंग्लिश का आपको रूल अप्लाई करना नहीं आ रहा, तो आप बताओ मुझे कमेंट में, मैं आपको सिखाऊंगा। एंड आई एम देयर फॉर यू ऑल गाइज। तो थैंक यू एंड जय हिंद।